चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत आपका दोबारा एक बार इस्तकबाल प्रोग्राम में। इस वक्त आप देख रहे हैं बैटल ऑफ लद्दाख, और बैटल ऑफ लद्दाख में गन गोली बारूद की बात बिल्कुल भी नहीं, अमन की बात खेल की। क्योंकि आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जिन्होंने ट्रेडिशनल खिलाड़ियों को परवान चढ़ाया है ट्रेडिशनल खेल खेलते हुए। और जैसे हम देखते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग खेल खेले जाते हैं, कहीं पर फुटबॉल का फीवर है तो कहीं पर क्रिकेट का है, कहीं पर किसी और गेम का है। लेकिन जब सब तरीन इलाके लद्दाख की हम बात करें और लद्दाख के अंदर द्रास की बात करें तो आपको ये बात का इल्म होना चाहिए कि सर्द तरीन इलाका, यानी सबसे माइनस टेम्परेचर के अंदर अगर खेलना हो तो किस तरीके से सबको तैयार रखा जाए, फिट रखा जाए। और कौन सी गेम जिसे आप पोलो कहते हैं, और ये पोलो शायद दुनिया में अब सिर्फ चंद इलाकों के अंदर खेला जाता है, जिनमें एक इलाका हमारा जम्मू लद्दाख का इलाका है जहां पर पोलो खेला जाता है और घोड़ों पर बैठकर रिवायती खेल को जिंदा रखा गया है। और जिस शख्स ने इसको परवान चढ़ाया, जिंदा रखा, कल्चरल हेरिटेज में इसको मान रहा हूं, उसको अपनी अगली नस्ल तक, अगली पीढ़ी तक पहुंचाया, उसके लिए सबसे ज्यादा काम जो किया है वो मोहम्मद अमीन साहब है। द्रास से हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और प्रेसिडेंट है पोलो एसोसिएशन कारगिल लद्दाख के। और बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अमीन साहब मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए इस वक्त। सबसे पहले सवाल, चूंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, सोशल एक्टिविस्ट है, तो उस नाते सबसे पहला सवाल जो आपसे मैं पूछूंगा और उसके बाद खेल पर सीधी बात करूंगा। मौजूदा दौर के अंदर जो अभी वर्ल्ड वाइड ओपिनियन लद्दाख को लेकर है कि बारूद की ढेर पर है लद्दाख और हर घर परेशान है, हर चेहरा उदास है, लेकिन मोहम्मद अमीन साहब को देखकर हर चेहरा खिला हुआ नजर आ रहा है। जमीनी सूरत हाल क्या कुछ है? गौहर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी गुलिस्तान टीवी का भी जिसने मौका दे दिया। जहां तक यहाँ के हालात की बात है तो लगभग ठीक ही यहाँ नजर आ रहा है, तो लोग काफी पुरअमन है। हाँ, यहाँ कोरोना को लेकर जरूर लोगों में यहाँ तशवीश है, बाकी कुल मिला के यहाँ एक नॉर्मल लाइफ लद्दाख में, कारगिल में लोग जी रहे हैं। ये बड़ी सिल्वर लाइनिंग आप बता रहे हैं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि जब सर्च आजकल करते हैं तो तनाव सरहद का नजर आता और ऐसे लग रहा है कि हर चप्पे चप्पे पे शायद बारूद के ढेर ही है, शायद हर जगह पर फौजी तैनात होगा। लेकिन आपने साफ कर दिया, तनाव एक इलाके के अंदर सरहद के पास, रेस्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो है वो अपनी जिंदगी बसर कर रही है और करने की कोशिश में। अब सीधे आपके मुद्दे पर आऊंगा, खेल और खिलाड़ी ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। और जब मैं आपके खेल की बात करता हूं, ये ट्रेडिशनल खेल है, जिंदा रखना, अपनी अगली नस्लों तक पहुंचाना कितना मुश्किल तरीन काम है। और जिस पोलो को लेकर आप अपनी पहचान बना चुके हैं, किस तरीके से आपके अंदर भी यह शौक पैदा हुआ? सर, जहां तक इस पोलो की बात है, ये तारीफ के लायक, क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे कदीम खेल पोलो है, जिसको चौगान के नाम से जाना जाते थे। लेकिन खुशकिस्मती यही है कि सिंगे नमगेल जो हमारे लद्दाख के राजा हुआ करते थे, उन्होंने ये गेम गिलगित बल्तिस्तान से लद्दाख लाया 14वीं 15वीं सेंचुरी में। उसके बाद से ये इस लद्दाख के लगभग हर गांव में, हर इलाके में ये गेम खेला जाया करता था। लेकिन वक्त के साथ साथ, मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ लोगों ने ये माल मवेशी रखना छोड़ दे दिया। तो जब से ये गाड़ियां आ गई उसके बाद जो है ये खेल लगभग लद्दाख से आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। जहां तक इस खेल की दिलचस्पी की बात है, मुझे तो बड़ा खुशी है कि क्योंकि मेरे जो भी रिलेटिव्स है उनमें कम से कम 1-2 पीढ़ी के लोग, मैं तीसरा पीढ़ी हूं, जो मेरे दादा खेलते थे, मेरे वालिद खेलते थे, मेरे चाचा जी खेलते थे और मेरे बाकी सारे रिश्तेदार खेलते थे और मैं भी इस खेल से जुड़ा हूं, तो ये तीसरा पीढ़ी है। तो बहरहाल यही शौक था, क्योंकि हमारे गांव के बीच में एक ग्राउंड हुआ करता था। हमारे द्रास के प्रॉपर में एक खूबसूरत ग्राउंड जो बल्डिक शगरन के नाम से, गोशन पोलो ग्राउंड और ब्यम्बट पोलो ग्राउंड के साथ साथ चौक्याल पोलो ग्राउंड, जहाँ पे अक्सर जब हम नौजवान थे, हम बच्चे थे, तो यहाँ पे लोग मुख्तलिफ गाँव की टीमें आके यहाँ पोलो के गेम खेलते थे। तब से हमारी दिलचस्पी इस खेल की तरह राग़िब हो। तो मौजूदा दौर में जब काफी फास्ट जिंदगी है तो पोलो का स्कोप आप कहां पर देखते हैं? क्या आज के दिन में लद्दाखी पोलो खेलना पसंद करते हैं?
जी, अब फिर से एक ट्रेंड हमने मतलब कोशिश की है, क्योंकि शुरू में तो ये घोड़ा खासकर लद्दाख में पोलो के साथ घोड़े का होना बहुत लाजमी है, क्योंकि आप जानते हैं गौहर जी कि लद्दाख जो है 6 महीने के लिए पूरी दुनिया से कटअप रहती है सर्दी और बर्फबारी के बावजूद। उस मौके में घोड़े को पालना सबसे बड़ा मुश्किल होता है, ये भी एक चैलेंजिंग था, क्योंकि सिर्फ पोलो के लिए आप घोड़ा नहीं रख सकते हैं। लेकिन हमने एक एसोसिएशन यहाँ पोलो प्रमोशन कमेटी बनाया, पोलो प्रमोशन एसोसिएशन बनाया, जिनके माध्यम से हमने जो है कोशिश की कि यहाँ के कुछ नौजवान लोगों को इस पोलो की तरह राग़िब करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक हम कामयाब हो गए पिछले 10 साल से। अब 5 से 10 टीमें हमारे द्रास में पोलो की टीमें हैं, सापी और बोथखरबू में भी 2 टीमें हैं। इस तरह हमारे तुरतुक का एक इलाका है जो काफी लद्दाख का एक बहुत बड़ा एक्सट्रीम एंड पे बॉर्डर इलाका है, वहां पे भी पोलो को रिवाइव करने की हमने कोशिश की है। इस तरह प्रॉपर की बात करें तो वहाँ लद्दाख स्क्वाड रेजिमेंटल सेंटर की पोलो टीम है, एनिमल हस्बेंड्री की भी पोलो टीम है। तो कुल मिलाकर हम पिछले 10 साल में इस पोलो को, इससे पहले जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे तो हमने 60 साल के बाद 2017 में एसपी कॉलेज में पहली बार पोलो को रिवाइव किया। तो इसी तरह अब हम लद्दाख में कुछ हद तक इस पोलो को नई जनरेशन तक पहुंचाने में कामयाब जरूर हो गए। तो ये बताइएगा, जैसे आपने कहा कि घोड़ा पालना सिर्फ पोलो के लिए, गेम के लिए बड़ा मुश्किल है आज के दौर में भी, तो सरकार की तरफ से कोई मामलात, कोई मदद या स्पोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से कभी आपके साथ मशवरा हुआ कि इस कदीम खेल को जो दुनिया भर में खेली जाती है, बहुत सारे मुल्कों के अंदर खेली जाती है, इसको और परवान चढ़ाया जाए और इसको पंख दिए जाए और लोगों को आगे बढ़ाया जाए? जहां तक मदद की बात है तो डायरेक्ट मदद अभी तक सरकार की तरफ से हमें नहीं मिली है। हाँ, कुछ जरूर टूर्नामेंट्स की सूरत में हमारे लोगों को मौका मिला है, जैसे लद्दाख फेस्टिवल होता है, कारगिल फेस्टिवल होता है, उस तरह आर्मी विजय दिवस होता है। इस तरह के कुछ मौके हैं जिसमें आर्मी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जरूर टूर्नामेंट खेलने का मौका मिलता है और कुछ इनामात वगैरह जरूर मिलते हैं। लेकिन जहां तक इस पोलो को और पोलो के ब्रीड्स को, घोड़े के ब्रीड्स को हमने मेंटेन रखने के लिए हमने जरूर एक गवर्नमेंट के लिए हमने एक प्रोजेक्ट भेजा है कि यहाँ द्रास में इक्वाइन फार्म खोला जाए, क्योंकि एक बार जब ये इक्वाइन फार्म यहाँ पे खुलता है तो इसमें एक तो घोड़े रखने के लिए काफी मौके होंगे और दूसरा एक नया नस्ल के भी घोड़े यहाँ मिलेंगे, जिससे आने वाले जो आप लद्दाख एक यूटी बना है एक से, तो आने वाले दिनों में और ज्यादा मौके हैं कि हम इस गेम में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या इस खेल को रिकॉग्नाइज किया है अभी या नहीं किया है? या स्पोर्ट्स काउंसिल जो हमारा जम्मू कश्मीर फॉर्मर स्टेट का हुआ करता था, क्या उन्होंने इसको रिकॉग्नाइजेशन दी है ताकि जो इस खेल को खेले बाद में अगर उसके पास कोई सर्टिफिकेट मिले, सनद मिले, उसको कोई फायदा इसका मिले? जी, अभी हाँ गौहर जी, जहां तक इससे पहले जो है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसको मान्यता नहीं दिया था, लेकिन अभी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो एक नई नोटिफिकेशन आई है उसमें पोलो को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये एक बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान इतना बड़ा कंट्रीज में बहुत चंद कंट्री स्टेट्स हैं जिनमें आपका मणिपुर है, आपका जयपुर और दिल्ली, उसके बाद अब लद्दाख का एक हिस्सा है जहां पे ये पोलो बचा है। तो मुझे लगता है कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की तरफ से इसको मान्यता भी मिली है, तो अब ज्यादा अपॉर्चुनिटी हुआ है लद्दाख के लोगों के लिए इस गेम में नेशनल और इंटरनेशनल खेलने के लिए। नूर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है जी, जब विंटर स्पोर्ट्स की हम बात करते हैं तो द्रास का इलाका जो है, चूंकि आप सोशल एक्टिविस्ट भी है, तो बड़ा खूब मजा आता है आपके साथ सुनने में। ये जो सरकार का अदम तवज्जी का एक बड़ा मरकज द्रास बना, अदरवाइज द्रास मेन गेट है लद्दाख आने के लिए, डेवलपमेंटल वाइज भी क्या कुछ है उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन लद्दाख के अंदर की कहानी यह है कि विंटर स्पोर्ट्स और विंटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की काफी कोशिशें सरकार बता रही है कि हमने की है। किस तरीके से उन कोशिशों को आप देख रहे हैं और क्या वाकई तौर पर अगर डेवलप ये होता है विंटर स्पोर्ट तो कितना फायदा द्रास के पूरे इलाके को होगा, लेह को होगा, करगिल को होगा? सर, जैसे कि आप ने बजा फरमाया, क्योंकि जब से यूटी सरकार बनी है तो जरूर एक दो बड़े इस पे सम्मेलन हुए हैं जिसमें विंटर स्पोर्ट्स और विंटर टूरिज्म को लेके काफी सीरियस यहाँ की सरकार है। लेकिन जरूर एक बार फिर वही बदकिस्मती की, जब से कोरोना हुआ है तो अब तक कुछ भी चीज सामने नहीं आया है। तो बट उम्मीद हमें बहुत कुछ है। जहां तक आपने द्रास की बात की,
द्रास की बदनसीबी यही रही है कि द्रास दुनिया का दूसरा सरहद तरीन इलाका है और एशिया का पहला सरहद तरीन इलाका है। मैं समझता हूं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट अब तक इस सेकंड कोल्डेस्ट को सेल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि टूरिज्म के लिए एक सेलिंग पॉइंट चाहिए। तो मुझे लगता है सेकंड कोल्डेस्ट -60 डिग्री टेम्परेचर, वहां पे आपका आइस हॉकी खेलना, सुनो स्की खेलना, लद्दाख के हाईएस्ट मोटरबल रोड जो आपका हमारा रोड है, वहां पे जाके आप सीकिंग करें, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज देता है यहाँ विंटर टूरिज्म और विंटर स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। बहरहाल अभी कुछ आइस हॉकी रिंग्स अभी हमने सरकार को मुतल्लिका महकमे के जरिए बताया है, हिल कौंसिल के रहनुमाओं को भी हम बार बार बताते हैं। अभी जब द्रास में एलजी साहब का विजिट हुआ था तब भी हमने उनको एक मेमोरेंडम रखा था कि आप जो आइस हॉकी रिंग्स है उसके ऊपर जो रूफ लग जाए, ताकि वो ड्यूरिंग स्नोफॉल पूरा वो आइस हॉकी के एक्टिविटीज वहां पे जाए, साथ साथ में स्नो स्कीज के लिए थोड़ा सा लिफ्टिंग का भी वहां इंतजाम हो जाए। तो बहुत पैराडाइज जगह है लद्दाख पूरा, और उसमें बिलखुसूस द्रास तो ज्यादा ही है क्योंकि वो बर्फ का ही घर है। तो ऑब्वियसली यहाँ तो पे ये अगर सारी विंटर चीजें क्या टूरिज्म कभी बढ़ता आपने है, एक फॉर्मल मेमोरेंडम के जरिए से एलजी जो आज आपके हैं उनके सामने रखी, मरकजी हुकूमत के सामने जी, रखी, ये क्योंकि अक्सर मरकज के नुमाइंदे लद्दाख आते जाते रहते हैं? गौहर जी 2007 में जब जम्मू कश्मीर सरकार में था तब प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स की एक कमेटी आई थी, तब हमने मेमोरेंडम उनको रखा था कि द्रास में स्कोप है तो इंटरनेशनल आइस हॉकी रिंग और एक इंटरनेशनल पोलो ग्राउंड बने, बट उन्होंने वो सैंक्शन करा के अभी दोनों ग्राउंड वहां पे तैयार है। तो अभी लास्ट ईयर जब यूटी लद्दाख बना तो उसका पहला विजिट जब एलजी ने द्रास का किया तो उस वक्त भी हमारी एसोसिएशन मिली, हमारे लोग मिले और हमारे लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पे वहां पे मेमोरेंडम भी हमने दे दिया है जिसमें लिखा है कि विंटर टूरिज्म और पोलो का काफी स्कोप है, सपोर्ट एज वेल एज टूरिज्म प्रमोशन के लिए। तो ये बाज़ाब्ता तौर पे हमारे लोगों की तरफ से भी गई है और हमारे सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी हमने बाज़ाब्ता तौर मेमोरेंडम दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। द्रास से बात कर रहे थे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को लेकर, स्पेशली पोलो को किस तरीके से बचाया जा सके, इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, और जो ओवरऑल सिचुएशन खेल के हवाले से नौजवानों के साथ खेल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पॉलिटिकल खेल ना हो, ये स्पोर्ट्स वाला खेल है, वो अगर सही तरीके से खेला जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वो डेवलप होकर उभर कर सामने आएंगी। चलिए तो सोचो कि नई नई यूटी बनी है और इस नई यूटी में स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी एक वाजिया जगह दी जाएगी, उसी तरीके से जिस तरीके से हम डेवलपमेंट को ऑन प्रायोरिटी लेते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि आप हमारा साथ